मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले और सुनने वालों को सैयद नवीदुल हक उर्फ मुन्नू भाई का अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैर व आफियत से होंगे और रब करीम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और मेरा मालिक सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। और जो बीमार हैं दोस्त अहबाब, अल्लाह रब करीम उन्हें शफ़ाए कामला अजला अता फरमाए। आज का ये इमरजेंसी प्रोग्राम आप समझ लो। हमारी ख्वाहिश तो ये थी कि हम पहले आपको तमाम जड़ी बूटियों से मुतल्लिका इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाते, बल्कि इससे भी पहले जो पहली ख्वाहिश ये थी कि पानी से मुतल्लिका तमाम मामलात का आपको समझ में आ जाए। लेकिन कुछ दोस्तों की ख्वाहिश और उनका एहतराम करते हुए मुझे ये काम करना पड़ा है कि बीच में से उस सिलसिले को मुनक़ता करके उनके सवालों के जवाब और उनसे मुतल्लिका जो डिमांड्स उन्होंने की हैं उसके ऊपर एक प्रोग्राम ये छोटा सा मुझे करना पड़ रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों को मेरी बात बआसानी समझ में भी आ जाएगी। और फिर आइंदा के लिए जब भी वो चारा बनाने बैठेंगे तो चारे से रिलेटेड जो चीज़ें समझाने जा रहा हूँ उसके बाद आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि आपने मेन डोमिनेट किस बूटी को कराना है। और फिर उससे जो नीचे की सतह के जो जड़ी बूटियाँ हैं, चाहे वो 8 चीज़ों का बनाएं, 12 चीज़ों का बनाएं, 16 चीज़ों का बनाएं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने कैसे बनाना है। और फिर उसमें आपने उनकी जो मिकदार है वो किस तरह रखनी है। यही कुछ बातें जो इम्पोर्टेंट हैं वो समझाने जा रहा हूँ। और दूसरा, बहुत से जो ग्रुप्स बने हुए हैं उनमें भी बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिली हैं, देखने को भी मिली हैं। भाई, मैं यहाँ कोई इल्म का झंडा गाड़ने नहीं आया। मैंने पहले ही अपनी वीडियो में एक बात बड़ी वजाहत के साथ कही थी कि ना तो मैं मुफक्किर हूँ, ना मुदब्बिर, ना मैं कोई बहुत बड़ा हकीम हूँ और ना ही बहुत बड़ा उस्ताद हूँ। एक सोच है, मेरी अपनी एक सोच है। उस सोच के मुताबिक मैंने फील किया कि नौजवान नस्ल जो बेशुमार इसमें इंजेक्ट हुई है स्केल के अंदर, उनको गाइडलाइन देने वाला कोई नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ रिसर्च सेंटर कोई नहीं है और रिसर्च सेंटर ना होने की वजह से बहुत सारा चीज़ें ऐसी हैं जिससे वो लाइल्म है। मुझसे बड़े बड़े उस्ताद मौजूद हैं जो अभी फील्ड में मौजूद हैं, खेल रहे हैं, और उनसे मुतल्लिका जो उनके स्टूडेंट्स वहाँ पर काम कर रहे हैं तो उनको तो तमाम इन्फो आ रही है अपने उस्तादों के ज़रिए। लेकिन वो जो 80% लोग वो वाले हैं जिन लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही, मैंने उनको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है अपने तवज्जुह से। जितना मैं समझा हूँ, जितना मैं जाना हूँ, जितना मैंने पढ़ा है, उसको मैंने शेयर किया उन दोस्तों के साथ जिनके पास इस किस्म की कोई नॉलेज नहीं है। लिहाजा अब जो मामला है, कई सवाल ऐसे आए और मुझे उम्मीद है कि मेरे इस प्रोग्राम में उनके सवालों के जवाब उन्हें ज़रूर मिल जाएंगे। कई दोस्तों के सवाल ये थे कि ठंड में चारा क्या करता है। फिर कई दोस्तों का सवाल ये आया कि हम कैसे ये तय कर पाएंगे कि मछली को ये वाली खुराक पसंद आई है कि नहीं आई है। फिर इसी तरह कुछ सवाल ये थे कि चारा बनाने की तरतीब क्या होगी। फिर इसी तरह कुछ सवाल और भी थे इससे रिलेटेड। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आज के इस प्रोग्राम के अंदर, आज के इस बैठक के अंदर, आज की सिटिंग के अंदर, इससे पहले मैंने 2 प्रोग्राम किए हैं। हर प्रोग्राम में 6 बूटियों का जिक्र किया है, टोटल मिला के 12 बूटियाँ बनी। अब उन्हीं 12 बूटियों में से एक चारा तरतीब दिया। अब ये समझाने के लिए जा रहा हूँ, बनाना और उसको अप्लाई करना ये अब आपकी ज़िम्मेदारी है। मैं सिर्फ एक तरतीब लेके आ रहा हूँ कि किस तरह आप उसको बनाएंगे, कैसे जो जड़ी बूटियाँ हैं उसको डोमिनेट कैसे करवाएंगे। उन 12 बूटियों में से एक चारा मैंने तैयार किया है, उस चारे की एक तरतीब रखी है और आज उसमें आपको सारी चीज़ें बताऊंगा भी कि इस 12 बूटियों में से कौन सी अट्रैक्टर है और कौन सी एपेटाइटर है। मैंने फिर ये दोनों लफ्ज़ इंग्लिश के यूज़ कर लिए, बहुत से दोस्तों को नहीं समझ में आते। एक साहब ने ये भी सवाल किया था कि जनाब किताबुल मुफरिदात में से सारी चीज़ें मिल जाती हैं, हमें इससे हट के जो सा है ना वो बताया जाए। मेरे भाई, जिन लोगों ने पढ़ा है ना, जिनको लिखना पढ़ना आता है, वो किताबुल मुफरिदात में से पढ़ सकते हैं।
मेरे वो दोस्त जो लिखना पढ़ना नहीं जानते, मैं तो उनके लिए काम कर रहा हूँ मेरे भाई, कि उन बेचारों को कौन समझाएगा, कौन बताएगा। उसके लिए मैंने ये एक सारा तसलसल कायम किया हुआ है कि वो यहाँ से देखते भी जाएं, सुनते भी जाएं, पढ़ते भी जाएं और सारे मामलात को सेटल डाउन भी करते चले जाएं। अल्लाह करे कि मेरी ये बातें तमाम दोस्तों को समझ में आएँ और इसको पॉजिटिव लें, नेगेटिव मत लें। हर आदमी का अपना एक मेयार है, उसका अपना एक वक़ार है और उसका अपना एक रुतबा है। और तमाम उस्ताद जो इस वक्त फील्ड में हैं वो सब मुझसे बड़े हैं। मैं तो बहुत छोटा सा इंसान हूँ और बहुत छोटा सा एक इस फील्ड का छोटा सा खिलाड़ी हूँ और अभी ख़ुद भी सीख रहा हूँ और सीखने के अमल में हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे दोस्त इसको उस ज़ुमरे में नहीं लेंगे। अच्छा, चलते हैं अब अपने असल मकासद की तरफ। आपको याद होगा इससे पहले 2 प्रोग्राम किए, उसमें हमने 12 बूटियों का जिक्र किया। वो 12 बूटियाँ थीं कौन सी और क्या करती हैं, अब ये समझना ज़रूरी है। मेरे जितने दोस्त इसको देख रहे हैं वो बगौर इसको जो सा वो सुने कि मैं क्या कह रहा हूँ और क्या कहने जा रहा हूँ, और फिर इसके बाद जो मैंने उसके बाद चारा जो तरतीब दिया है वो किस लिहाज से तरतीब दिया है। तो जब तक आप इसको गौर से सुनेंगे नहीं और गौर इसके ऊपर नहीं करेंगे तो आपकी समझ में नहीं आएगी ये बात। और अगर जिन दोस्त साहिबान के पास कापी पेंसिल मौजूद है वो चाहे तो इससे डायरेक्ट लिख लें या फिर इस प्रोग्राम को बार बार देखें और कापी पेंसिल अपने पास रखें और उसके मुताबिक इसको जो है वो तहरीर करते चले जाएं। फिर आपके लिए आइंदा चारा बनाना और मामलात करना आसान हो जाएगा। अब चलते हैं उस तरफ के 12 बूटियाँ कौन सी थी। पहले नंबर पे थी असारून। अब ये बूटी मुतवज्जा करने वाली है, यानी अट्रैक्टर है। नंबर 2 पे थी बालछड़, ये भी मुतवज्जा करने वाली बूटी है, ये भी आपको अट्रैक्ट करती है। नंबर 3 पे थी कपूर कचरी, भूख भी लगाती है और मुतवज्जा भी करती है, ये डबल काम करती है, यानी ये दो फंक्शन एट ए टाइम करती है। खुशबू के लिहाज से नहायत शानदार खुशबू है और इसका जो केमिकल रिएक्शन है ना वो इसका ये है कि क्या करती है, भूख को बढ़ाती है, मोशन नहीं लगाती। इसको ज़ुमरे में मत लेके जाइएगा कि दस्त लगाती है, दस्त वाला कार्रवाई नहीं है इसके अंदर। ये आपके मैदे को तक़वियत देती है, यानी उसकी क़ुव्वत को बढ़ाती है। जब उस मैदे की क़ुव्वत बढ़ेगी तो लामहला आपकी भूख भी बढ़ेगी। जब वो रिफ्रेश होगा आपका मैदा तो आपकी भूख में इजाफा होगा। फिर है नागर मोथा, ये भी डबल काम करता है, सेम फंक्शन है जो कपूर कचरी का है, उसी तरह ये भी फंक्शन करती है। फिर है छड़ेला, ये मुतवज्जा करती है, अट्रैक्टर है, खुशबू है, इसका काम सिर्फ इतना ही है। बाकी हिकमत के लिहाज से इसके अपने मामलात हैं, लेकिन हमारी फील्ड में इसका जो मामला है वो मुतवज्जा करना है, यानी अट्रैक्टर। फिर उसके बाद है टिम्बर, ये भी नहायत शानदार खुशबू है और ये अपनी तरफ मुतवज्जा करती है, इसका फंक्शन भी हमारे यहाँ यही है। फिर उसके बाद है अमलतास, ये सिर्फ भूख में इजाफा करती है, यानी मैदे को तक़वियत देती है और भूख में इजाफा करती है। अच्छा, अमलतास के मुतालिक एक चीज़ और बताता चलूँ, खैर वो आगे मैंने इसको लिखा है, मैं उसमें बयान करूँगा। फिर है बादियान रूमी, ये भी आपकी भूख को बढ़ाती है। फिर इसके बाद है जायफल, सेम फंक्शन है इसका भी। फिर है चरवंजी, ये देर से हज़म होती है, यानी इसको हज़म फौरी हज़म नहीं होती, जिस तरह बाकी चीज़ें फौरी हज़म हो जाती हैं, ये देर से हज़म होती है और इसका काम भी जो सा है वो भूख को बढ़ाना है, लेकिन ये अपना टाइम स्पेस पीरियड लेने के बाद आपकी भूख को बढ़ाएगी। फिर उसके बाद है ज़ीरा सफ़ेद, ये भी जल्द हज़म होने वाली है और आपकी भूख में इजाफा करती है। फिर इसी तरह सना मक्की, ये भी देर से हज़म होती है, मैं पहले भी इसके मुताबिक बता चुका हूँ, ये देर से हज़म होती है लेकिन साथ साथ क्या करती है, ये एक वाहिद बूटी है जो दस्त लगाती है, जिससे आपको मोशन लगती है। अब इसको इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार क्या वो आगे जाके बयान करूँगा, जब ये मैं चारे की एक तरतीब लेके आऊँगा और चारा बताऊँगा, उसमें बताऊँगा आपको कि ये आपने इस्तेमाल कैसे करना है इसको। अच्छा, अब इन्हीं से रिलेटेड ये 12 बूटियाँ
इन्हीं से रिलेटेड मैंने एक चारा तरतीब दिया है, उसकी एक क्वांटिटी बनाई है, उसकी एक मिकदार बनाई है। आपने भी जब आइंदा किसी चीज़ को चारे का वो आपने करना है, अपना खुद चारा बनाना है, या आपने कई जड़ी बूटियों को, आपको समझ तो अब आ रही होगी कि क्या अट्रैक्टर है और क्या एपेटाइटर है, यानी मुतवज्जा करने वाली कौन सी बूटी हैं, और आपके उसमें जो एपेटाइटर हैं वो कौन सी जो भूख बढ़ाती हैं, वो भी आपको समझ में आ रही होगी। अब जब आप बनाएंगे अचारे मुख्तलिफ़ किस्म के, तो उसमें मेन बूटी को किसको डोमिनेट कराएंगे और किसको आप किस तरह, तो इसको देने के बाद, क्योंकि 12 इन्हीं में से दे रहा हूँ, सिर्फ 2 चीज़ों का इजाफा किया इसमें मैंने, क्योंकि वो उन बूटियों का जिक्र मुझे करना था अभी, लेकिन आप लोगों की डिमांड के ऊपर, तो मैंने 2 बूटियों का इजाफा किया इसमें, लेकिन साथ साथ मैं बताऊँगा भी आपको। अब चलते हैं चारे की तरफ। चारा क्या तरतीब दी है। नंबर 1 सना मक्की। मैं स्टार्ट ही सना मक्की से ले रहा हूँ क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट बूटी है ये आप ये ना समझिएगा कि ये मेन डोमिनेट करेगी, ये डोमिनेशन के हवाले से नहीं बता रहा, ये इस हवाले से बता रहा हूँ कि जो दस्त लगाती है, जो मोशन पैदा करती है, वो आपने कैसे इस्तेमाल करनी है कि मछली को नुकसान भी ना पहुँचे और अपने मामलात भी पूरे कर ले। मैंने देखा अमूमन चारों में, और आप लोग खुद भी इस चीज़ के गवाह होंगे, और अगर कोई दोस्त अहबाब साथी सना मक्की को इस्तेमाल कर रहे हैं तो शायद उनके इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार मुझसे मुख्तलिफ होगा। अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ, मैं पूरी रिसर्च के बाद इसको बताने जा रहा हूँ आपको। आपने सना मक्की ले लेनी है, आप चाहे वो किसी भी क्वांटिटी में ले लें, चाहे आप उसको 250 ग्राम ले लें, चाहे आप उसको 300 ग्राम ले लें, चाहे आप उसको 100 ग्राम ले लें। अब आपने सना मक्की ले तो ली, आपने करना क्या, इसमें से डंडियाँ, कांटे और बाकी चीज़ें इसमें से अलहदा कर देनी, साफ़ कर लेनी, सिर्फ पत्ते लेने। अब पत्ते जो आपने ले लिए उसमें से वो थोड़ी थोड़ी मिकदार में रह जाएंगी, बाकी तो गंद निकल गया, जो मछली को मरोड़ पैदा करता है और उसके लिए नुकसानदेह वो चीज़ें निकल गई। अब रह गए साफ़ पत्ते। अब पत्तों का इस्तेमाल आपने कैसे करना है, ये आपने पिसवाने नहीं मेरे भाई। आपने करना ये है कि आपने 1.5 चम्मच, खाने वाले चम्मच जो उनसे होते हैं 1.5 चम्मच, ये पत्ते ले लेने एक पतीली में, जिसमें आपने दाल चावल उबालने। दाल चावल उबालने से पहले ये 1.5 चम्मच आपने उसमें डाल देना। अब आप इसको छोटी सी आंच पर पकने के लिए रख दें। 15 से 20 मिनट ये पकने के बाद जब पूरा अपना असर उसमें छोड़ जाएं, इसको छान के पत्ते अलहदा कर दें और उसी पानी में अपने दाल चावल पकाने हैं। चारा बनाने के लिए जो दाल चावल आपने तैयार करने, वो इस सना मक्की के पत्तों में तैयार करनी। पत्ते निकाल देने, उससे जो पानी आपके पास, यानी अर्क जो आपके पास आ गया है, एक आच्छा कहलाएगा। ये हुक्मा की ज़ुबान के अंदर जो हकीम है, वो अर्क को 3 हिस्से होते हैं, एक आच्छा होता है, एक 2 आच्छा होता है, एक 3 आच्छा होता है। यानी 1 दफ़ा पकाया, फिर 2 दफ़ा पकाया, फिर 3 दफ़ा पकाया, मुख्तलिफ़ तरीके से पका के निथार लेती हैं। लेकिन वो फिर सब्जेक्ट कुछ और चला जाएगा ना, लेंथी हो जाएगा। आपकी जितनी ज़रूरत है बस आप उतना समझें कि आपने इसको 1 दफ़ा पकाना है, पकाने के बाद इसको छान लेना है। उस पानी में आपने दाल चावल पका के अपने तैयार करने जो चारे में इस्तेमाल करती। अब अगली बूटी असारून, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसको हमारी ज़बान में मुश्क बाला भी कहा जाता है और इसका ज़्यादा इस्तेमाल ख़तरनाक है। ये अट्रैक्टर ज़रूर है, खुशबू ज़रूर है। अब इसकी एक क्वांटिटी है, उस क्वांटिटी से आगे आप नहीं जाएंगे। आपने बहुत ख्याल रखना है कि अपने चारे को ख़राब नहीं होने देना। अब असारून मैंने यहाँ लिखा है 10 ग्राम, ये 10 ग्राम ही आपने इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद है बालछड़, बालछड़ आपने इस्तेमाल करना है 150 ग्राम। फिर है कपूर कचरी, ये मेन है, जिस मेन चीज़ को मैं डोमिनेट करने लगा हूँ वो कपूर कचरी है। उसकी मिकदार जो उनसी है यहाँ पे 250 ग्राम, ये आपने 250 ग्राम लेनी है। लेकिन अब एक चीज़ फिर समझाता जाऊँ। अब ये 250 ग्राम आपने ले ली, आपने इसको भूनना है। जिस तरह आप खल को भूनते हैं ना, सूजी भूनी जाती है, इसी तरह आपने इसको भी भूनना है। जब ये अपनी खुशबू उठाए,
ये नरम हो जाए, जब आप इसको तोड़ो तो इसके अंदर गुलाबी रंग के दायरे बनने शुरू हो जाए, समझ लीजिए तैयार है। इसको नीचे उतार लें, जलाना नहीं है, ब्राउन नहीं करना इसको हल्के आंच के ऊपर हल्का भूनना है। फिर उसके बाद है नागर मोथा, ये आपने लेना 100 ग्राम, इसको भी भूनना है। याद रखिएगा ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, जिन चीज़ों को कि भूनना है, इसको ज़रूर भूनें। ये मोतदिल हो जाएंगी, इसकी खुशबू इतनी शानदार हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। फिर उसके बाद है तिम्बर, ये आपने लेना 75 ग्राम। फिर उसके बाद है ज़ीरा सफ़ेद 125 ग्राम, ये आपने 125 ग्राम लेना और इसे भी भूनना है, इसको भी लाजम भूनना है आपने। फिर लेना है जायफल, ये 40 ग्राम लेना है आपने जायफल। फिर आपने लेने मेथरे, ये 150 ग्राम लेने हैं आपने और इसको भी भूनना है भाई, मेथरों को भी भूनना है। फिर उसके बाद लेना है सिंघाड़ा खुश्क, ये आपने लेना 100 ग्राम। अब आप जब इस तमाम चारे को इकट्ठा करेंगे ना, तो इसका जो वज़न बनेगा वो 1000 ग्राम बनेगा। यानी ये तमाम 8-10 चीज़ों का क्वांटिटी लेके जब आप उसको तोल करोगे तो ये 1 किलोग्राम चारा तैयार हो जाएगा आपके पास। लेकिन आपने गुजारना है इसको इसी प्रोसेस से, उसके बाद आपने इसको पिसवाना है बारीक इसको, उसके बाद कराना है। और ज़्यादा बारीक ना कराइएगा, थोड़ा दरदरा रखिएगा। अच्छा, एक चीज़ और भी जहन में रखिएगा, जब आप किसी पंसार से ये चीज़ें परचेज़ करें ना, तो उससे एक रिक्वेस्ट ज़रूर कीजिएगा कि जनाब जिस लिफाफे में जो चीज़ आप डाल रहे हो ना, उस पर उसका नाम लिख दो। अब आपको बूटी की पहचान होना बहुत ज़रूरी है। ये जितनी बूटियाँ मैंने अभी यहाँ बयान की हैं इस चारे के अंदर, आप जब अपनी आँखों से इसको एक दफ़ा देख लोगे, आपको एक एक बूटी का नाम असबर हो जाएगा। जब आप देखोगे कि ये बालछड़ है, ये कपूर कचरी है, ये नागर मोथा है। अच्छा, नागर मोथा ज़हन में आ गया, ये भी बयान करता चला जाऊँ। 2 तरह का होता है, एक शाखों वाला, एक जड़ों वाला। जड़ों वाला मिले तो इंतहाई मज़ेदार चीज़ है, यानी गुठलियों नुमा होगा, और जो दूसरा शाखों वाला होगा वो डंडियों नुमा होगा। अच्छा, अगर आपको गुठलियों वाला मिल जाए ना नागर मोथा, तो समझ लें आपकी ईद हो गई। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अब आपको इसकी पहचान भी होनी शुरू होगी और इसकी जो कच्चे पन में खुशबू है वो भी आपके सामने है। अब ये आपकी आंखों से गुजर भी गया और इसकी खुशबू भी आपके दिलो दिमाग पर बैठ गई। अब जब भी आपके सामने ये बूटियाँ आएंगी, आप दूर से पहचान लोगे कि फ़लाँ चीज़ फ़लाँ है, फ़लाँ चीज़ फ़लाँ है। क्वांटिटी मैंने यहाँ लिख दी है, मिकदार। अब आप जब भी कभी चारा बनाने जाएंगे इन बूटियों से हट के, अब आपको ये पता होना चाहिए कि मेन जो डोमिनेट कराया, जिस तरह मैंने यहाँ पे कराया कपूर कचरी को, आप अगर बालछड़ को डोमिनेट कराने जा रहे हैं तो फिर उससे रिलेटेड बाकी बूटियों की मिकदारें किस तरह होनी चाहिए। अब इसका इस्तेमाल, यानी कि ये चारा तो 1 किलो पिस गया, अब पीसने के बाद आपने करना ये है कि एक दफ़ा के शिकार में, यानी 1 किलो सरसों की खल में जब आप इसको तैयार करने जा रहे होंगे तो आपने 75 ग्राम इसका इस्तेमाल करना है चारे का। 75 ग्राम से ऊपर मत जाइएगा। आपका 12 से 14 शिकार का ये सामान तैयार है, ये एक चारा तैयार है आपके पास। 12-14 शिकार आप आसानी के साथ इसके साथ खेल सकती हैं। इसको महफूज करने का तरीका, मोटे शॉपर में रखिए, प्लास्टिक का एक बाउल ले लीजिए ढकने वाला, उसमें इसको रख के ऊपर से ढक्कन लगा के एयर टाइट कर दें। ये इंशाल्लाह ख़राब नहीं होगा, ये अपनी खुशबू भी ज़ाया नहीं करेगा और मामलात भी ख़राब नहीं करेगा। लेकिन अगर आप इसे खुला छोड़ दोगे पिसवाने के बाद तो ये ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो लिहाजा इसको महफूज भी रखना है आपने। और फिर जब आप खेलने जा रहे हो, आपने 75 ग्राम, वो तोल बराबर रखना है, 75 ग्राम चारा उसमें से निकालना है, सरसों की खल में इसको मिक्स करना है। अब चारा बनाने का तरीका कार क्या होगा, 1 किलो खल सरसों की आपने लेनी है, उसको भूनना है, सरसों की खल को भूनना है। भूनने के बाद किसी जगह पर ढेरी लगाएं, 75 ग्राम ये चारा उस पर डालें और हाथों से अच्छी तरह मल दें। ठंडा होने के बाद जब खल ठंडी हो जाए
इसको मल के मिक्स कर दें आपस में। अब ये वहाँ पड़ा है। अब आपने क्या करना है, 1 पाव चावल लेने हैं, आधा पाव चने की दाल लेनी है। आपको शुरू में मैंने बताया कि सना पत्ते आपने पानी में भिगोने हैं, उसका अर्क निकालना है। उस अर्क में दाल और चावल इकट्ठे डाल देंगे, उसको पकने के लिए रख देना, नींद बहुत छोटी आंच के ऊपर पकने के लिए रख देना। जब पानी खुश्क हो जाए उसमें से और वो सही तरीके से गल के आपके पास तैयार खुश्कानुमा तैयार हो जाए, इस 1 किलो खल के ऊपर इसको उल्टाएं ठंडा करके, और फिर दोनों हाथों से इसको 25 से 30 मिनट रगड़ा दें, हम जान कर दें इसे। हम जान करने के बाद आपने इसमें से जो गोले लड्डू से ज़रा बड़े जो आप पानी में थ्रो करने, जहाँ एक गोला गिरना है वहीं बाकी गोले गिरने चाहिए। यानी अगर आपने 11 से 12 गोले बनाए हैं तो वो 12 के 12 एक ही जगह गिरने चाहिए, बाकी मटेरियल आपके पास बच जाएगा। 12 गोले बनाने के बाद जो मटेरियल बच गया हुआ आपके पास, उसके 2 हिस्से कर लें, बराबर के 2 हिस्से कर लें। उसमें से एक को वेट चारा बना लें। आप केचुआ लगा रहे हैं, आटा कोई लगा रहे हैं, तो आपने वेट चारे का इस्तेमाल करना है। अब दूसरा हिस्सा जो आपके पास बचा हुआ है, आपने एक काम और करना है। अच्छा, बड़ी अजीब सी बात है, लोग अमूमन उसको केमिकल का नाम देते हैं, मैं भाई इससे इज्तनाब करता हूँ। केमिकल बेसिकली पॉइज़न है, लिहाजा ये नाम ही गलत है जब केमिकल का इस्तेमाल करते हैं लोग और वो कहते हैं कि जी हम केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बड़ी ज़्यादती करते हैं ये। आप इसको गोली का नाम दे सकती हैं, ये गोली है, क्योंकि इसमें किसी किस्म का कोई पॉइज़न शामिल नहीं है, इसलिए केमिकल तो ये है ही नहीं है। अब वो जो बचा हुआ हिस्सा है उसमें आपने करना क्या, एक तो आपका वेट चारा हो गया, एक आप जो गोली तैयार करोगे कैसे तैयार करोगे। वो जो बचा हुआ हिस्सा है उसमें आप 1 अदद केला डालो, 1.5 से 2 चम्मच शहद के डालो उसमें, और तकरीबन 1 पाव गुड़ का शीरा बना लें। 1 पाव गुड़ का शीरा बना लें, उस शीरे से इसको गूंदें, फिर रगड़ा दें इसको 15 से 20 मिनट। इसको इस तरह कर लें जिस तरह आटा होता है नरम। यह आपने कुंडी पर लगाना है मेरे भाई। जब आप ये कुंडी पर लगाएंगे, इसके साथ कोई वेट चारा नहीं करना आपने। इंशाल्लाह बाइट आपको इसी के ऊपर मिलेगी, ज़्यादातर बाइटें आपको इसी पर मिलेंगी। अच्छा, एक चीज़ और समझाता चला जाऊँ आपको। पानी से रिलेटेड मैं चाहता था पहले आप लोगों को समझा दूं सारी चीज़ें, लेकिन वो क्योंकि वक्त की भी कमी है और मामलात कुछ इस किस्म के और कुछ दोस्तों की ख्वाहिश इस किस्म की है, तो मुझे तो उनका एहतराम करना है। वरना मेरी अपनी ख्वाहिश तो पहले ये थी कि पहले आपको इसकी प्राइमरी समझाऊँ, यानी पानी होता क्या है, पानी पे किस तरह जाया जाता है, मामलात कैसे किए जाते हैं। एक चीज़ समझ लें, वो तो मैं खैर अब बाद में समझाऊँगा कि वो क्या मामलात हैं, लेकिन इस सब्जेक्ट के हवाले से एक चीज़ आपको बताता जाऊँ। आप इसे दरियाओं पर इस्तेमाल करें, बैराजों पर इस्तेमाल करें, इसको छोटे डैमों पर बेशक इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट भरपूर आएगा। और ये मुमकिन नहीं कि आप पहली दफ़ा में ही जो उनसा वो मामला कर लो, ये आपको 10 से 12 दफ़ा अप्लाई करोगे तब आपको समझ में आएगी। इसीलिए चाहता ये था कि पहले पानी और वो चीज़ें समझा लूँ, लेकिन क्योंकि लोगों की ख्वाहिश है तो मुझे उस ख्वाहिश का एहतराम करना है। क्योंकि जब तक आपको बैठने उठने का नहीं पता कि आपने पानी कौन सा पकड़ना है, किस किस्म की जगह को पकड़ना है, अब ज़्यादातर शिकारियों को पता है कौन से पॉइंट चलती हैं, इसलिए वो इस चीज़ से आशना भी होते हैं। लेकिन जो राह में लोग आ रहे हैं, जो नौजवान नए आ रहे हैं, ये उनको समझाने की बातें थी कि पानी किस तरह पकड़ना है। बैराजों पर और दरियाओं पर जो पानी आता है वो खाली बरसात का नहीं आता। हमारे यहाँ पहाड़ी इलाके हैं जहाँ से ग्लेशियर्स हैं बड़े बड़े, और वो ग्लेशियर्स जिस वक्त गर्मियों में पिघलती हैं तो उनका पानी ट्रेवल करके हमारे दरियाओं में आता है और दरियाओं से ही बराजों में जाता है। वो पानी ठंडा होता है, लिहाजा ठंडे और गर्म का अब सवाल ही नहीं रहा। छोटे डैमों के ऊपर जहाँ पानी की सोर्स जो सी है वो बारिश है, वहाँ पानी ठंडे मौसम का और गर्म मौसम का एक मिजाज ज़रूर मौजूद है। आपने अमूमन देखा होगा दरियाओं पर आप सख्त सड़ी हुई गर्मियों में भी जाओ तो पानी इंतहाई ठंडा आ रहा होता है, वजह ग्लेशियर का आ रहा है। लेकिन जब आप स्मॉल डैम पे जाओगे वही पानी आपको फुकता हुआ लगेगा। ये फ़र्क है, इसी को समझाना चाह रहा था, लेकिन चलो वो आगे सेशन एक चलेगा उसमें समझाऊंगा।
ये वो चारा है जो आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो, चाहे डैमों में करें, चाहे आप उसको बैराजों पर करें, चाहे दरियाओं पर करें, इंशाल्लाह ये अपना रिजल्ट देगा। एक चीज़ और समझाता जाऊँगा, डैमों के ऊपर पानी रुका हुआ होता है, बैराजों और दरियाओं पर पानी चलता है। रोज़ाना का एक डाटा आप लोगों के पास चढ़ता है, जो मुख्तलिफ क्लब्स जो उनसे हैं या वो चढ़ाते हैं बाकायदा कि फलां मुकाम के ऊपर पानी इतने हज़ार क्यूसिक है, इनकमिंग सोर्स ये, आउटगोइंग सोर्स उसकी ये बन रही, इतने हज़ार क्यूसिक है। अब क्या इसमें चारा कैसे ठहराया जाए? क्या चलते पानी में चारा लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है। तरीक़ाकार बड़ा मुख्तलिफ है। पहली बात यह है कि आपको ये समझना है कि पानी आपके राइट हैंड से आ रहा है या लेफ़्ट हैंड से आ रहा है। अगर पानी के चलने का अंदाज़ आपके सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ है या उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ है, तो उस पर पानी के अंदर चारा कैसे लगेगा? आपने बड़े बड़े बैजवी पत्थर ढूंढने हैं, वो पत्थर आपने पानी में भिगोने हैं, जो वो पानी चूस लें, वो तर हो जाएं, तो अब आपने ये वाले छोटे गोले नहीं मारने, वो गोले तोड़ लेने, उनको उन पत्थरों पर चढ़ाना है और उसको बड़ा दो बड़े बड़े पत्थर आपने बना लेने, अंडे नुमा दो बड़े बड़े पत्थर बना लेने आपने। अब इसको लगाने का तरीका कार क्या है? ये पानी राइट हैंड से जा रहा है ऐसे लेफ्ट हैंड की तरफ और अच्छी स्पीड में। मैंने यहाँ बैठ के खेलना है जहाँ ये मुकाम, अब मेरे पानी यहाँ से यहाँ जा रहा है। अब ये चारा मैं कैसे लगाऊंगा? मैंने रॉडों का और अपना अड्डा लगाना तो यूँ ही है, लेकिन जो मेरी थ्रो और कास्टिंग होगी और जो चारा लगाने का जो तरीक़ाकार होगा वो मुख्तलिफ होगा। ये मेरा अड्डा है, यहाँ से मैंने डायामीटर 30 का रखना है इसे। इस 30 मीटर की डिग्री के ऊपर मैंने ये चारा गिराना है अपने हाथ की तली से ज़ोर के साथ। ये यहाँ गिरेगा, अब पानी इसको ट्रेवल कराएगा, पानी से चलाता चलाता ये यहाँ ला के रोक देगा, ये आपके मुंह के आगे इस जगह पर रुक जाएगा, ठहर जाएगा। डोरें चाहे हाथ से खेलें चाहे रॉड से खेलें। अब उसकी कास्टिंग का तरीकाकार भी यही होगा, यानी जो आपने सबसे आखिरी डोर लगानी है वो सबसे पहले लगानी है। आपने कास्ट की, वो चल के यहाँ के रुक जाएगी। वज़न आपने रखना है उसके साथ 120 ग्राम तकरीबन वज़न होगा उसका वेट का, तब ये ठहरेगा। अगर इससे हल्का वेट खेलेंगे वो इसे ट्रैवल करके यहाँ कोने पर लगा देगा, वो यूजलेस हो जाएगा, आपके लिए बेकार हो जाएगा। आपने वज़न बराबर रखना है 120 ग्राम। पहली कास्टिंग आपने मारी, वो यहाँ से चल के यहाँ आई, यहाँ रुक गई। अब आपने ये अड्डा फिक्स कर दिया। अब दूसरी डोर आपने लगाई, वो यहाँ से यहाँ आके रुक जाएगी, वो आपने इस तरफ लगा लेनी है। इसी तरह आपने इस तरफ जहाँ डोर रुक जाए आपने छेड़ना नहीं है, क्योंकि पानी का बहाव तेज़ है। जब आप छेड़ोगे वो ट्रैवल कर जाएगी आगे, जहाँ रुक जाए वहीं उसे लगा देना। इंशाल्लाह आपको बेहतरीन गेम होगी। और रुके हुए पानियों को तो आपको पता ही है, गोले लगाने और किस तरह खेलना है, कितना वेट इस्तेमाल करना है, कैसे करना है, वो भी आपके लिए है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे दोस्तों को मेरी बात, मेरा सब्जेक्ट, मेरे तमाम मामला मैंने कोशिश की है कि मैं इसको डीपली आपको समझा सकूं और बता सकूं। इसमें मैं आपको ये भी बता सकूं कि एपेटाइटर क्या है, यानी मुतवज्जो करने वाली क्या चीज़ें हैं, और अट्रैक्टर। एपेटाइटर क्या है, जो आपकी भूख को बढ़ाता है, और अट्रैक्टर क्या है, जो आपको मुतवज्जो करता है। ये दोनों चीज़ें मैंने समझाने की कोशिश की है। फिर उससे रिलेटेड ये मैंने चारा भी आपको एक पूरा बता दिया है। आप इसको बनाओ, इसको खेलो। अल्लाह पाक की मेहरबानी से, रब्बे करीम की मेहरबानी से इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीज़ आपको इस पर कामयाबी होगी। फिर जब आपको ये बात समझ में आ जाए और आपने फिर फर्दर कोई चारे बनाने हो, तो आपके लिए रेशो निकालना अब आसान है। अब आपके लिए मुश्किल काम नहीं होना चाहिए। अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि इसमें आपने किस चीज़ को डोमिनेट कराया है और किस चीज़ को डोमिनेट नहीं करवाया। 6 चीज़ें जो शुरू में बताई थी, मेन कॉन्सेप्ट वही है, वो तकरीबन हर चारों में होती हैं। ये फिर आसानी पैदा कर रहा हूँ आपके लिए। उन 6 में से एक को, उन 6 में से एक बूटी को आप डोमिनेट कराओगे,
चाहे कपूर कचरी को करा लो, नागर मोथे को करा लो, बाल छड़ को करा लो, ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि आपकी समझ में है कि जहाँ आप खेलने जा रहे हो वहाँ स्पीसी आपको क्या लग रही है, आपको ज़्यादातर तादाद में क्या चीज़ें लगती हैं, रहू लगता है, नरैन लगती है, थैल लगता है, ग्रास लगता है, क्या लगता है। अब उसके हिसाब से ही फिर आपको ये पता होना चाहिए कि मुतवज्जो करने वाली बूटियाँ कौन सी हैं, किस दो का कम्बिनेशन बनाना है या किसी और का कम्बिनेशन बनाना है जो मेन डोमिनेट करा रहे हो आप, जिसको पहले मतलब आप जिस बूटी को सफ़े अव्वल पे रख के, यानी जिसके नीचे बाकी बूटियों को लेके आ रहे हो। देखिए याद रखिएगा, कपूर कचरी रहू के लिए बेहतरीन, मेथरे रहू के लिए बेहतरीन, नागर मोथा रहू के लिए बेहतरीन। अच्छा, फिर एक सवाल ये भी आया था, मुझे याद आ गया कि किसी साहब ने ये सवाल भी किया था कि जनाब दरियाओं के और पानी के किनारे भी तो कुछ बूटियाँ होंगी, मछली उनको भी तो वहाँ खाती पीती होगी, तो उसको कैसे पता लगेगा। अच्छा बता दूँ आपको, इसमें 80% बूटियाँ वो हैं जो पानी के किनारे ही पैदा होती हैं। आपका नागर मोथा का पानी के अंदर पैदा, रेतीले इलाके में पैदा होता है, ये सादे कूफी के नाम से मशहूर है। जिन जिन जगहों पर ये मामलात हैं कि वहाँ रेत भी है और पानी का गुज़र भी है, वहाँ पे नागर मोथा लाजमी होगा। इसी तरह कई इलाके ऐसे हैं जहाँ झाड़ियाँ बूटियाँ बेशुमार होती हैं, वर्च भी वहीं पैदा होती है, तिम्बर भी वहीं पैदा होती है, इसी तरह कई बूटियाँ जो वहीं पैदा होती हैं। लिहाजा आप इस चीज़ से ज़रा अपने जहन को थोड़ा सा साफ़ कर लो, आपको ज़रूरत है किस चीज़ की कि कौन सी चीज़ें ज़्यादा डोमिनेट करेंगी और मछली के लिए अट्रैक्टिव कौन सी हैं, वो आपको जो सा मैं बताता जा रहा हूँ वही आपको समझाता जा रहा हूँ। अल्लाह करेगा कि मेरा कहना, मेरा बताना, आपका सुनना, मेरी इस काविश को अल्लाह पाक आप एक मुस्बत अंदाज के अंदर आपके लिए बेहतर फरमाए और रब करीम आपके इल्म में इजाफ़ा फरमाए और आपको इससे मुस्तफ़ीद फरमाए, आपके लिए फ़ायदेमंद हो, आपके लिए नुकसान देना हो। मेरी अल्लाह से दुआ है कि तमाम दोस्त, अच्छा जो लोग कामयाब हो जाएँ, जो ना भी कामयाब हों, मेरे लिए दुआ ज़रूर फरमा दीजिएगा। बस यही तोहफ़ा है मेरे लिए, यही मेरी कोशिश है, यही मेरी काविश है, यही मैं समझाना चाहता हूँ, यही मैं बताना चाहता हूँ ताकि लोगों को सही ट्रैक पे डाल सकूँ। तमाम दोस्तों का इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मेरी तारीफ़ भी की, जिन्होंने मुझे सवाल और जवाब भी भेजे, जिन्होंने मुझसे कई चीज़ें सिर्फ मेरे पीएम पे आके मुझसे पूछी, मैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ। मैं तमाम दोस्तों का शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, रब करीम सब पर अपनी मेहरबानियों का नुज़ूल फरमाए, मेरे साथ साथ आपके इल्म में भी बहुत बहुत इजाफ़ा कर फरमाए। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी करम नवाज़ियाँ फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।